मुंबई समुद्र के किनारे बसे इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये न रात को सोता है ना ही दिन में। यहाँ हर तरफ सिर्फ पैसों की ही बात होती है। मुंबई को धन की देवी लक्ष्मी का मायका भी कहा जाता है। पुराणों में लक्ष्मी को समुद्र की संतान बताया गया है और इसलिए समुद्र के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं वहाँ अपार धन संपदा पाई जाती है। पैसों की अथाह उपलब्धता की वजह से ही इस शहर को लोग माया नगरी के नाम से जानते हैं। साथ ही मुंबई को हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, भारत के उद्योगों का लगभग 25% हिस्सा, जीडीपी का 5% हिस्सा मुंबई से ही आता है। समुद्र के जरिए यहाँ करीब 40% व्यापार होता है। यही नहीं, देश का 70% पूंजीगत लेन देन भी यहीं से होता है। मुंबई पूरे देश में सबसे अधिक 30% टैक्स देने वाला भी शहर है। ऐसे में जानना दिलचस्प रहेगा कि आखिर किस तरीके से मुंबई को हमारे देश की आर्थिक राजधानी बनाया गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से मुंबई हमारे देश के फाइनेंशियल कैपिटल बना। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि भले ही आज मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल ये ताज पहले कोलकाता के सिर पर हुआ करता था। ये बात तो हम समझते ही हैं कि 1911 में कैसे कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। इसके पीछे मेन रीज़न यही था कि ब्रिटिश रूलर को ये लगने लगा था कि अब कोलकाता पूरे देश पर राज करना आसान नहीं होगा, इसलिए अगर देश पर बेहतर तरीके से रूल करना है तो दिल्ली को राजधानी बनाना पड़ेगा और उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रिटिशर्स जानते थे कि दिल्ली देश के नॉर्थ में है, जहाँ से पूरे देश पर रूल करना ज़्यादा इजी होगा और इसीलिए उन्होंने दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया। कुछ इसी तरीके से कोलकाता को पहले देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता था, लेकिन फिर कोलकाता की डिक्लाइन की कहानी शुरू हो गई और उसी के बाद मुंबई को देश के फाइनेंशियल कैपिटल चुनने पर विचार किया जाने लगा। लेकिन मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में चुनने की कहानी से पहले ये जान लेते कि आखिर किस तरीके से कोलकाता को फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में चुना गया था। दरअसल कोलकाता का नाम महाभारत ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का पूरा नाम कालिकाता हुआ करता था, जो कि इस वजह से पड़ा क्योंकि इसे द प्लेस ऑफ काली भी कहते थे। कलकत्ता के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर की असली पहचान तब हुई जब अंग्रेजों ने 1690 में यहाँ पर अपने पैर जमाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना की। अंग्रेजों ने इसे कैलकटा का नाम दिया, जिसके फाउंडर जॉब चॉर्नॉक को माना जाता है। 1690 में हुगली नदी के किनारे जॉब चॉर्नॉक ने 3 गांव यानी कि कोलकाता, गोविंदपुर और सुल्तानीती को मिलाकर एक शहर की स्थापना की। अब एक नए शहर की स्थापना हुई तो वहाँ की इंपॉर्टेंस मार्केट और ट्रेड के लिए बढ़ती चली गई। फिर आया 1772 का वो दौर जब कैलकटा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया और देखते ही देखते कैलकटा तेजी से डेवलप करने लगा और रिचर्ड वेलेस्ले, जो कि गवर्नर जनरल उस समय हुआ करते थे, उन्होंने इसके आर्किटेक्चर की तरफ काफ़ी ध्यान दिया और यही वो थे जिन्होंने इसे कैलकटा को सिटी ऑफ पैलेसेस की तरह डेवलप कर दिया और इसी तेजी से हुई डेवलपमेंट के बीच से ये फाइनेंशियल कैपिटल की तरह भी उभरी। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल हमने देखा कि कैसे कैलकटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल बन चुका था। ब्रिटिशर्स ने कैलकटा में अपनी फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब भारत में जॉइंट स्टॉक बैंक बनाने की बात हुई तो कोलकाता में 1806 में इस बैंक की स्थापना हुई। उस समय के बंगाल में आज का असम, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा भी आया करते थे, जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा थे। ऐसा नहीं है कि उस समय के बॉम्बे में बैंक नहीं हुआ करते थे, लेकिन अकेले इतनी ही बड़ी प्रेसिडेंसी संभाल रहे ये बैंक बॉम्बे के मुकाबले कुछ कम ही हुआ करते थे। बैंक या लोन ऑफिसर्स की भी बात करें तो वो भी पूरे देश के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा होते थे। इस बात से ये साफ हो जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कोलकाता आगे चल रहा था। अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट की तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने शुरुआत से ही बंगाल और कोलकाता में अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर दिया था और उस समय भारत में 45 से 50% तक कंपनीज अकेले कोलकाता और बंगाल में ही हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे में सिर्फ 10 से 15% तक ही फैक्ट्रीज होती थी। तो बात की जाए कि ये कहने में बुराई नहीं होगी कि कैलकटा अपनी इन सभी बातों की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कैपिटल बन चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद कैलकटा को भी नहीं थी। दरअसल 20वीं शताब्दी के आते आते कोलकाता का प्रभाव काफ़ी कम होने लगा, जिसका सबसे पहला रीज़न तो यही था कि देश के कैपिटल को यहाँ से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न वर्ल्ड वार 1 का होना था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद कलकत्ता का और भी डिक्लाइन होने लगा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ईस्ट अफ्रीका और मेसोपोटामिया को मिलिट्री बेस की ज़रूरत पड़ी तो वो बॉम्बे को ईजी एक्सेस नहीं कर पाते थे। इसके बाद बिजनेस और ट्रेड की बात करें तो बंगाल और कलकत्ता तक कार्गो शिप को पहुंचाना भी मुश्किल और खर्चीला ही था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुएज कैनाल के चलते यूरोपियन कंट्रीज़ बॉम्बे के साथ आसानी से ट्रेड करने में कैपेबल थी।
जब एक्सटर्नल ट्रेड ने तेजी पकड़ी तो आई हुई चीज़ों को देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाना भी था। बस फिर इंटरनल ट्रांसपोर्ट को इजी बनाने का काम शुरू हुआ और रेलवे ट्रैक्स बिछना शुरू हो गए। हमने आपको ये भी बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में कलकत्ता में बैंक की भरमार हुआ करती थी, लेकिन अब सब बदल चुका था, क्योंकि अब बॉम्बे में न केवल ब्रिटिशर्स बल्कि इंडिजीनियस बैंक की भी वृद्धि हो चुकी थी। अब जब बॉम्बे लगातार ग्रो कर रहा था, तभी इस बीच यहाँ पर स्टॉक मार्केट, बुलियन मार्केट और कॉटन मार्केट भी धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता में आज भी सिर्फ जूट ही मार्केट हुआ करता था। इसके बाद सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन तो तब आया जब देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। लगातार होने वाले पतन के बाद कलकत्ता को इससे भी हाथ धोना पड़ा और 1937 में आरबीआई को कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ध्यान से देखें तो ये सही भी था, क्योंकि कलकत्ता के हर एक डिपार्टमेंट में ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही काम करते थे। वहीं दूसरी तरफ यदि मुंबई की बात करें तो यहाँ के डिपार्टमेंट में भारतीय एम्प्लॉयज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसके बाद जब इंडिया अपनी आज़ादी की लड़ाई की तरफ आगे बढ़ता है तो इंडियंस कलकत्ता पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं और बॉम्बे पूरी तरीके से ट्रेड और बिजनेस का गढ़ बन जाता है। फिर इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भी बर्मा पर कंट्रोल लेने के बाद जापानीज़ का अगला निशाना कलकत्ता ही था। जैसे ही बर्मा ने कलकत्ता पर अटैक किया तो वैसे ही वहाँ के सारे सी पोर्ट ख़त्म हो गए और इससे कलकत्ता पर होने वाला बचा कुचा व्यापार भी खत्म हो गया और बची कुची जो भी कसर थी वो 1943 में आए ग्रेट बंगाल फेमाइन की वजह से ख़त्म हो गई। एक तरफ जहाँ बंगाल में फेमिन की वजह से लाखों लोग भूखे मरने लगे, वहीं दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल देश की अनाज को स्टोर करके अपने सैनिकों के लिए भेज रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैमिन से लगभग 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद 1947 में विभाजन के समय जब बंगाल टूट गया तो जूट प्रोड्यूसिंग रीजन भी पाकिस्तान में चले गए, जिसकी वजह से कलकत्ता को मिलने वाले जूट का रॉ मटेरियल पाकिस्तान जाने लगा और इस तरह से कोलकाता की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी खत्म हो गई और कोलकाता की हालत दिन बर दिन खराब होती चली गई। भले कोलकाता अपनी कंडीशन आज पहले से बेहतर कर चुका है, लेकिन उसे अब भी इंडिया के फाइनेंशियल बैकबोन के रूप में नहीं देखा जा सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।